हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर से जो आपका सब्जेक्ट हिंदी कोर है और इसकी जो आपकी सबसे पहली कविता है आत्मपरिचय, जो कि लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन या आप कह सकते हो बहुत आसान भाषा में व्याख्या आप सभी को करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहाँ पे ये यूज़र नेम सर्च करना है और वहाँ से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो आज की जो हमारी कविता है इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, और आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के फादर साहब हैं, आप कह सकते हो उनके पिताजी हैं। तो इनकी जो कविताएं होती है ना वो बहुत रहस्यमयी होती हैं। आप उसको जब पढ़ोगे तो मोस्टली ये अपने बारे में ही वहाँ पे बता रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी कविता का टाइटल भी है, आत्मपरिचय। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रस्तुत काव्यांश, ये जो आज हम काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। ठीक है, आपकी जो बुक है उसका नाम क्या है, आरोह है। तो आरोह भाग 2 के अंदर जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपनी एक कृति लिखी थी, एक उनकी रचना है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। अब ये निशा निमंत्रण नाम से जो लिखा था ना इन्होंने, वहीं से ये जो है कविता का अंश लिया गया है, जिसका नाम यहाँ पे आत्मपरिचय दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पे अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, किस तरीके से वो प्यार से सभी से बात करते हैं, सभी से एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं और वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। उन्हें पता है कि हम अगर मनुष्य जीवन में आते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं। ठीक है, और कवि ने अपने जीवन के बारे में यहाँ पे बताया है। आत्मपरिचय का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपने जीवन, अपने खुद के बारे में कुछ बता रहे हो। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। यानी कि आप दुनिया को तो जान जाओगे पर कभी कभी आप खुद के अंदर की कुछ काबिलियत, खुद को आप नहीं जान पाते। तो समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। कभी आप किसी के साथ अच्छे से बात करते हो, कभी आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है। तो संसार से पूरी तरीके से आप निरपेक्ष भी नहीं रह सकते, यानी कि आप संसार को पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं सकते। आप किसी के साथ कभी मीठा बोलोगे, कभी खट्टा बोलोगे, आपको रहना एट द एंड इस समाज में ही है। तो दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। चाहे लोग कितना भी आपका मजाक बनाएं, लोग कितना भी आपको ट्रोल करें, पर आपको रहना तो इसी दुनिया में ही है। ठीक है, तो आप दुनिया से बिल्कुल सेपरेट होकर तो नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है वो दुनिया के साथ रहता है, उसका जो परिवेश होता है उसी में ही आप अपने आप को ग्रो करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहला काव्यांश देखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ जो यहाँ पे दी गई हैं, इनके पीछे का जो मीनिंग है ना वो बहुत थोड़ा डीप होगा। मैं आपको समझाता हूँ इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी कि कवि कहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। यानी कि दुनिया भर के मतलब दुनिया भर की बहुत प्रॉब्लम्स हैं कवि की लाइफ में, और फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। फिर भी जो हमारा कवि है ना, उसको जीवन से बहुत प्यार है, उसको एक आशा है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है उसके अंदर। तो वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। यानी कि उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, उससे वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता और हर चीज़ में कुछ ना कुछ कवि जो है वो पॉजिटिव सोचता है। तो कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ। यानी कि जो मेरा दिल है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ तार लगी हुई हैं, वो मेरी सांसें हैं। ओके, तो जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, कंपित कर दिया है। यहाँ पे वो किसी व्यक्ति का बारे में बता रहे हैं कि किसी ने मेरे दिल के तार छू लिए हैं और वो तार छू लेने से वो दिल जो है वो धड़क उठा है। तो ऐसा कुछ वो बताना चाह रहे हैं। तो समझते हैं क्या है इसमें। तो देखो, यहाँ किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक है। यानी कि एक वर्ड आया ना, किसी ने झंकृत कर दिया, किसी ने दिल के तार जो है वो छू लिए। तो वो कौन है? वो कवि के प्रिय, कवि की जो लवर होगी या जिससे कवि प्यार करता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये प्रेमिका हो सकती है,
ये भी हो सकता है कि ये कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, ठीक है भाई, दोस्त भी हो सकता है। और कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, यानी कि वो अपने जिससे भी प्यार करता है, दोस्त है या उसकी प्रेमिका है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे, वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। तो कवि ये चाहता है कि भाई उसको भी प्यार मिले, उसके भी उम्मीद में लोग, मतलब कोई उसका प्यार करने वाला हो जो उसकी उम्मीद में बैठे, उसका इंतज़ार करे घर पे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब बंदा बहुत अकेला हो जाता है तो उसको लगता है कि लाइफ में कोई होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे प्यार दे। ओके, फिर आगे की लाइन है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। अब यहाँ पे लाइनें आगे कवि बताता है कि भाई क्या होता है। कवि आगे ये कहता है कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। मदिरा मीन्स ऐसा लिक्विड जिसको पी के आपको थोड़ा नशा सा चढ़ जाता है। तो कवि कहता है मुझे प्यार का नशा है, कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, कवि सभी से प्यार करना चाहता है। कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कह दें, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मगन रहता हूँ। दुनिया मेरे बारे में A to Z कुछ भी बुराई करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ तथा मैं प्रेम की मस्ती में ही रहना चाहता हूँ। मैं इस प्यार, इस प्रेम, इस लव के नशे में चूर रहना चाहता हूँ। लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। अब मोस्टली कवि क्या कहते हैं, मोस्टली जो कवि होते हैं वो समाज के ऊपर कविताएं लिखते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि भाई वो समाज के ऊपर लिखते हैं, अपने बारे में कम बताते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, मीन्स वो आत्मपरिचय लिख रहे हैं तो अपनी बातें ज़्यादा रख रहे हैं। तो ऐसे में कई लोग इनको पसंद नहीं भी करते क्योंकि वो अपने मनोभाव बताते हैं। और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही हूँ और वो कविताएं भी अपने ऊपर ही खुद लिख देते हैं, है ना। अब मोस्टली जो कवि होते हैं भाई वो क्या करते हैं, समाज के ऊपर कविताएं लिखेंगे, प्रकृति पर कविताएं लिखेंगे, किसी और चीज़ पर कविता लिखेंगे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो खुद को ही कविता का मेन कैरेक्टर बना देते हैं। ओके, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, समझते हैं कि कवि ये कहता है कि इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, यानी कि ये जो दुनिया, मेरी दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। कवि कहता है मेरा दिल जो है, जो मेरी वाणी है वो बहुत प्यार भरी है, मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। कवि चाहता है कि ये संसार के लोग मुझसे प्यार करें, मैं संसार से प्यार करूँ। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे लाइनों में पढ़ोगे, यहाँ पे कवि ने लिखा था कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मेरे दिल के अंदर जो कुछ उपहार है वो मैं देना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करेगा। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, कवि कह रहा है कि ये संसार ही मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अलग ही अपने एक सपनों की दुनिया में बिजी रहता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे कवि ने बताया हमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। आप सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, आप सभी की कुछ ना कुछ जो है चाहत होती है कि हाँ मेरे पास काश ये होता, काश मेरे पास वो चीज़ होती, ये होता। तो ऐसे में इंसान इसी में ही उलझ के रह जाता है। तो जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता था, मतलब प्रेम की जो भावना है वो लोगों में ख़त्म हो रही है, लोग सिर्फ अपनी आकांक्षाओं के कारण दुखी हैं। तो इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अब कवि को ये संसार जीरो लगता है, शून्य। कवि कहता है ये संसार तो है ही बेकार, मैं अपने सपनों की दुनिया में रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तो लोगों में प्यार है ही नहीं, प्यार नहीं है। तो प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि संसार तो उलझा हुआ है भौतिक संसार की चीज़ों में, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, लोग उसी में ही खोए हुए हैं। तो कवि चाहता है कि मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूँ जहाँ पर प्यार हो, जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये लाइन पीछे आपको बता दी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। ठीक है, कवि जो है बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मदहोश है, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। ठीक है, जिससे वो प्यार करता है वो चाहता है कि कवि हमेशा उसकी लाइफ में रहे।
तो इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। यानी कि याद, स्मृति का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। तो यहाँ पे कवि जिससे प्यार करता है उसको अपने मन में उसकी यादों को बसा के रखता है, उसको कहीं ना कहीं याद करता है, ठीक है। और कवि को अपने प्रिय से बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है। जिससे भी कवि प्यार करता है, हो सकता है उनकी प्रेमिका हो सकता है कि कोई मित्र हो, कोई मित्रगण वगैरह हो, ठीक है। तो कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। तो कवि पूरी तरीके से उसकी यादों में ही एक तरीके से खोया रहता है और खुश रहता है। यह संसार सागर के समान, सागर यानी कि जो ओशियन होता है, समुद्र होता है, तो यह संसार कवि को सागर के जैसा लग रहा है। और बहुत भयंकर होता है ना ओशियन, तो वो भयंकर लगता है। और इस संसार रूपी सागर को तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए होती है ना। आप अगर किसी भी संसार के सागर या नॉर्मल जो ओशियन है उसको पार करना है तो नाव, जहाज कुछ तो होना चाहिए ना। तो कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाता है। यानी कि कवि कहता है अगर इस संसार वाले सागर को पार करना है तो मुझे प्यार चाहिए, और वो प्यार चाहिए मेरी प्रेमिका का या मैं जिससे प्यार करता हूँ, वही नाव है मेरे लिए जो उसका प्यार है। तो उसी के सहारे यह भव सागर को वो पार कर सकता है और करना चाहता है। फिर है कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। जो संसार की चीज़ें हैं, जो वासना है, जो ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कवि का कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, कि मतलब कोई लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। अब कवि जो है ना, वो जिससे भी प्यार करता है उसकी यादों में बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल खोया हुआ है, उसको सुख दुख का भी पता नहीं चलता और वो मस्त रहता है, ठीक है, अपनी यादों में खोया रहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ दुख प्रकट हो रहा है, किसी को याद कर रहे हैं कवि यहाँ पे। तो कवि कहता है कि मेरे मन में, यौवन का मतलब होता है यहाँ पे जवानी, तो मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है और मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। तो अब यहाँ पर कवि कुछ ना कुछ ऐसा हमें हिंट दे रहे हैं कि वो अपने जो यौवन, जो अपनी जवानी का पागलपन है, जब आप अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए तरसते हो, तड़पते हो, कुछ वैसा इसमें बताया जा रहा है कि बहुत कवि डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा कवि बेचैन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। वही बात आ गई, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हर्ट होगे। आप अगर किसी से उम्मीद रखोगे तो कदम कदम पर आपको दुख मिलेगा। ऐसा कवि बताता है कि मैं जितना जिससे दीवानगी करता हूँ, प्यार करता हूँ, बदले में मुझे दुख मिलता है, निराशा मिलती है। और वियोग, संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है दूर होना, बिछड़ना। तो वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। ये जो मैं दूर हुआ हूँ अपने प्रेमी से, जब मेरा प्रेमी मेरे पास में नहीं है तो मैं वियोग में तड़प रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो मेरे मन में अपनी प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई हुई हैं जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता हूँ। अपनी प्रेमिका या जिससे वो प्यार करते हैं उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, परंतु दुनिया के सामने दिखाता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ। वही बात होगी कि आप स्माइल कर रहे हो ना, लेकिन पीछे, वो स्माइल के पीछे बहुत दुख होता है, ठीक है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। ओके, अब यहाँ पे लाइनें थोड़ी सी और चेंज होती है, थोड़ी सी लय भी चेंज हो गई है लाइनों की, तो समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब कोशिश करी, सबने सत्य को जानने की कोशिश करी, परंतु जीवन का सत्य कोई नहीं जान पाया। बड़े बड़े महात्मा इस धरती पर आकर चले गए, पर वो सच की खोज नहीं हो पाई, वो सत्य क्या है। तो इसी कारण जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। तो कवि ने बोला है कि ये सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान बताया। जो लोग इन चीज़ों के पीछे पागल हैं, धन दौलत पैसा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, जिनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, उनको कवि नादान कहता है कि ये नादान है, ठीक है, इनके जीने का कोई पर्पज़ ही नहीं है, मतलब नादान लोग हैं ये सारे, तो ऐसा कवि मानते हैं। जिससे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वहीं दाना चुगने में लगा रहता है। कवि कहता है किसी को पैसा दे दो, किसी को भोग सामग्री, और वही बात है कि मतलब वैभव सारा ऐशो आराम दे दो, वो उसी में बिजी रहेगा, उसे इंसान को और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो नादान बोला गया है ऐसे लोगों को। तो नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है।
ये जो संसार का जाल है, ये जो लालच, ये जो लोभ, ये जो ऐशो आराम की चीजें हैं ना, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये आपको असली सुख नहीं देती, टेम्परेरी सुख देती हैं। तो कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझा है। यानी कि कवि कहता है कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर इन सभी लोगों को मैं नादान बोल रहा हूं तो मैं उसके पीछे पॉइंट बता रहा हूं कि ये लोग जो हैं टेम्परेरी चीज़ों के पीछे, टेम्परेरी जॉय यानी कि टेम्परेरी खुशी के पीछे पागल हो रहे हैं। ठीक है, इनको कोई भी मतलब और कोई बात चाहिए ही नहीं, इनको बस ऐशो आराम दे दो, पैसा दे दो, धन दौलत दे दो, उसी में खुश बस। कवि कहता है ये लोग मूर्ख हैं, नादान हैं। तो मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सांसारिक चीज़ों से दूर रहता हूँ। दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय उसे बोलने में लगा हुआ हूँ कि भाई मुझे नहीं सीखनी दुनियादारी, मैं ये सब ऑलरेडी जानता हूँ, मुझे कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है, ना संसार की चीज़ों को मुझे सीखना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, अब मैं इसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ संसार को। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ओके, अब यहाँ आगे की लाइनें समझते हैं क्या बताया जा रहा है। तो मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ, यानी कि मैं दुनियादारी से बिल्कुल दूर हूँ, मैं इमोशनल इंसान हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारिक लोग जो हैं दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, लोग जो हैं वो बहुत चालाक हैं। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ। ठीक है, और मैं भावना को महत्व देता हूँ, मेरे लिए इमोशंस मैटर करते हैं, मैं इमोशनल बंदा हूँ और मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। संसार के लोग बहुत चतुर हैं, पैसे के पीछे पागल हैं, धन और वैभव की दुनिया में संसार खोया हुआ है, और मैं हूँ इमोशनल बंदा, मुझे चाहिए प्यार। ठीक है, तो कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है। कवि मन में सोचता है, ठीक है, इमेजिनेशंस की मतलब ऐसा संसार हो जहाँ पे बस प्यार हो, प्यार की बातें हो। ठीक है, तो परंतु जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे मिटा डालता है, और इस प्रकार निरंतर नए प्रेम में संसार की रचना में रहता है। कभी मन ही मन इमेजिनेशंस करता रहता है कि कोई ऐसा संसार हो जहाँ प्यार ही प्यार हो, लेकिन फिर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर कभी मन में कुछ नया सोचता है, नया संसार बनाता है कि मेरे इस संसार में ये हो वो हो। तो डेली नए संसार मन में बनते हैं, मन में बिगड़ते हैं। तो मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ। आदर्श मतलब आइडियल, कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, ये कवि रोज इमेजिन करता है। ठीक है, कि मेरे हिसाब से ये होता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये होता तो बहुत अच्छा हो जाता, परंतु कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। अब कल्पना तो कल्पना है, इमेजिनेशंस कभी भी रियलिटी तो बनेगी नहीं। आपने कुछ इमेजिन किया और वो रियलिटी हो गया, भाई कोई शाकालाका बुम बुम की पेंसिल तो है नहीं कि आपने कुछ भी किया और वो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कवि एक कवि तो है, कवि की जो सोचने की शक्ति है वो बहुत दूर तक होती है, पर वो हर चीज़ रियलिटी में नहीं बना पाता ना। जैसा संसार वो चाहता है, जहाँ पर लोग लोभ लालच से दूर हों, प्यार की बातें करें, सांसारिक चीज़ों से दूर हों, तो ऐसा संसार तो नहीं बन सकता। तो जब रियलिटी ऐसी नहीं दिखती तो कवि फिर से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो यह संसार जिसे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, संसार के लोग क्या पैसे के पीछे पागल हैं, नाम दौलत शोहरत के पीछे पागल हैं, मैं उसे पूरी तरह ठुकराता हूँ। कवि कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अर्थात कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यानी कि प्रेम होना चाहिए, ऐसा संसार हो। प्रेम शून्य संसार कवि को नहीं चाहिए। प्रेम शून्य का मतलब होता है जहाँ प्रेम का नामो निशान ना हो, सिर्फ धन हो, तो ऐसा संसार कवि को नहीं चाहिए। कवि को कैसा संसार चाहिए? जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार हो लोगों में। ठीक है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इसकी लाइनें समझते हैं, इसकी व्याख्या किस तरीके से है। तो कवि कहता है कि मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। यानी कि मैं जब रोता भी हूँ ना, उसमें भी प्यार है, प्यार के आंसू रोता हूँ मैं। और कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है, कवि बहुत ज़्यादा हर्ट है, कवि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुनियादारी से परेशान आ चुका है, तो उसका जो स्वर है, जो आवाज़ है, वो बहुत मधुर है। ठीक है, बहुत शीतल है, लेकिन उसके अंदर वो आग भी दिखती है, वो अपने प्रियतम को पाने का दर्द, वो अपने प्रियतम से दूर होने का दर्द। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी छलकती हैं जैसे ही कवि अपनी बातें बोलता है। तो मेरा जीवन प्रेम के निराशा के कारण खंडर सा है, यानी कि प्रेम तो नहीं मिल पाया ना, प्यार में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो कहते हैं मेरा जीवन हो चुका है खंडर जैसा।
क्योंकि प्यार तो मुझे मिला ही नहीं, और लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है मेरे अंदर। वो क्या है? प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक निछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। यानी कि प्रेम इतनी महंगी चीज़ है जो राजाओं के महल बिक जाते थे, और वो प्यार मैं अपने अंदर लिए फिरता हूँ। यानी कि मुझसे बड़ी दौलत किसके पास है भाई? जो प्यार लिए फिरता है अपने अंदर। तो कभी विरह, विरह का मतलब होता है जब आप दूर रहते हो ना तो आपको दर्द होता है, जो एक फीलिंग आती है, जो एक तड़प होती है, वो होती है विरह। तो कभी विरह की पीड़ा से कभी बहुत परेशान होता है अपने प्रियतम से दूर रहकर, तो उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई हैं, वो जो याद आती है, ठीक है, तो उसके मधुर गीतों में उस प्रेम को खोने की तीव्र वेदना भी हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इसके जो गीत हैं, ये जो कवि लिखता है, उसमें जो उसका प्यार खोया हुआ है ना, जो प्रेम खोया हुआ है, उसको पाना, उस प्यार के बारे में सोच सोच कर परेशान होना, ये इनके गीतों में देखने को मिलता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है मैं रोता हूं तो तुम इसको गाना कह देते हो, तुम इसको गीत कह देते हो। तो कवि कहता है जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो ना, वो तो वास्तव में मेरे हृदय का रोना है, मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं कविताओं के माध्यम से लिखता हूँ, ठीक है। और यह रुदन, ये जो रोना है ना, ये प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। जब मेरे प्यार में मुझे जो सक्सेस नहीं मिली, उसका दर्द जब मेरे दिल से निकलता है तो मैं कविताएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, और उसी को दुनिया गाना कहती है। तो जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूं, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। इसका मतलब है जब मैं बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता हूं, अपने प्यार को याद करता हूं, मेरा दिल रोता है, जब मेरी कलम चलती है, जो मैं छंद लिखता हूं, उसको फिर तुम मेरे दिल के रोने को, उस रोने की आवाज़ को तुम फिर छंद कह देते हो। यानी कि कोई, हाँ, कोई ऐसा मतलब जो एक काव्यांश टाइप से आ जाता है, तो कहते हैं कि भाई तुम इसको कविता कह देते हो, ये मेरे दिल का दर्द है। तो कवि स्वयं को कवि नहीं कहता, वो कहता है मुझे कवि मत बोलो, डोंट कॉल मी पोएट, मुझे कवि बोलो ही मत, मैं एक दीवाना हूँ, मुझे दीवाना बोल सकते हो। तो कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, कवि को रियलिटी पता है कि उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है। कवि को भी पता है वो क्या लिख रहा है, कि भाई वो उसके लाइफ के पर्सनल मैटर हैं, दीवानगी, प्यार, मोहब्बत, उस सब की बातें कर रहा है, कवि जानता है। और कवि अपने कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके पर्सनल लाइफ में जो उसको लव नहीं मिला, उसकी जो पीड़ा है वो बताता है, वेदना है, जो दीवानगी है, ठीक है। किसी को आप किसी के लिए दीवाने होते हो ना, वो चीज़ नहीं मिलती तो आपके अंदर की जो चीज़ें होती है ना, वो दुखती हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। ये कहता है यार मुझे मत बोलो कवि वगैरह, मैं कोई कवि वगैरह नहीं हूँ, वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम दीवाना हूँ, मैं मस्ताना हूँ, मस्त रहता हूँ प्यार में। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब इसको समझते हैं कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है। तो कवि अपने प्रेम की दीवानी और मस्ती में चूर है। कवि जितना प्यार करता है ना अपने प्रेमी से, वो उसी प्यार में चूर रहना चाहता है। कवि कहता है मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, लवर हूँ, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रिय के प्रेम को पाना। लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं, कोई जॉब वॉब कुछ नहीं लेनी, बस एक ही उद्देश्य है, प्यार, लव, मेरा लवर मेरे पास हो, ठीक है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरी जवानी में जो चीज़ें मैंने फील करी हैं वो मैं अपने गीतों में लिखता हूँ, यौवन में। तो मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर लोग झूम उठते हैं। मेरे गाने ऐसे होते हैं, जो गीत लिखता हूँ बहुत अच्छे होते हैं, लोग आनंद में लहराते हैं, लोग खुश होते हैं। तो मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। यानी कि जो मैं गीत लिखता हूँ, अगर मेरी वजह से कोई झूमता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, तो ये अच्छी बात है ना, मैं ऐसे गीत और लिखूँगा। ओके, सो इसी के साथ यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।